अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि ये इश्क है या प्यार जो होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? और क्या ये एक तरह का ज़हनी मर्ज़ जो है, ये सिर्फ़ सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है कि बाहर यूरोप में भी लोग इस तरह ही पागल हो जाते हैं इसके पीछे और लोगों को मारने पे आ जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ये इश्क का क्या चक्कर है बेसिकली? इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल या इवोल्यूशनरी रीज़न है? ये इश्क, मैं इसको कहूँगी कि इश्क को बहुत सी चीज़ें इश्क के अंदर आती हैं। इश्क, प्यार को, रोमांटिक लव को फ़ारसी में इश्क कहते हैं। उधर से आता है ये लफ्ज़। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जो ऑब्सेशन हो जाता है लोगों को कि इतना ज़्यादा कि वो ऑब्सेस हो जाते हैं, इसको लिमरेंस भी कहते हैं कि जहाँ आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उस वेदर देयर इज़ रेसिप्रोकेशन या नहीं, या कोई आपको दूसरा प्यार नहीं करता, फिर भी आप बस एक ही इंसान के पीछे पड़ गए। ये किसी किस्म की इसको इश्क नहीं कहूँगी मैं, इसका आई होप कोई बेटर लफ्ज़ हो, लेकिन ऑब्सेशन जैसे होता है या कोई अनहेल्दी मेंटल इलनेस किस्म की चीज़ है ये। जैसे ओसीडी भी होता है लोगों को, राइट? वो ऑब्सेस हो जाते हैं कि उनको कोई बीमारी है, या कोई उनके हाथ साफ नहीं हो रहे, या उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई उनके बालों में कोई नुक्स है। मैं ऐसे पर्सन को जानती हूँ, वो जो समझ रहा है कि उसके बाल गिर रहे हैं जहाँ बाल नहीं गिर रहे। तो वो एक ओसीडी का फॉर्म है, कभी हेल्थ का ऑब्सेशन हो जाता है। ये एक मेंटल हेल्थ का स्पेक्ट्रम पे आता है। मेरे ख़्याल में ये बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है आपको, और आप रैशनली फिर रीज़न नहीं कर रहे, और आप एक ही बात पे बार-बार सोच रहे हैं। इस किस्म की कोई चीज़ मुझे लग रही है। मैं इसको इश्क नहीं कहूँगी, क्योंकि इश्क तो रोमांटिक लव को कहते हैं। वो एक ऐसा भी हो सकता है जो रेसिप्रोकेटेड हो, जो दूसरा इंसान भी करता हो और एक हेल्थी चीज़ हो। जैसे अ, लोग किसी एक रोमांटिक रिलेशनशिप या शादी में होता है कि एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बूढ़े लोग भी। ये एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन इसको इश्क कहना कि जो ऑब्सेशन है इतना कि जो दूसरा इंसान नहीं फ़ील कर रहा, आप उसको हार्म कर रहे हैं, ये कोई पागलपन का मुझे लग रहा है। अच्छा मैम, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज इसका? इसका इलाज आप साइकियाट्रिस्ट से बात करें, अपने आप को कंट्रोल करें, और हर इंसान को ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो कैपेबल नहीं होता वायलेंस से। आपको अगर ऐसे ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं जो इर्रेशनल हैं, आपको चाहिए कि जाके आप अपने बड़ों से बात करें, किसी और से बात करें। ये ना समझें कि आप एंटाइटल्ड हैं, कि जो मर्ज़ी आपके दिमाग में आ रहा है आप कर रहे हैं। ये तो फिर दूसरे इंसानों को नुकसान पहुँचा सकता है। ये जी मैम, ये सोसाइटी एंटी सोशल बिहेवियर है। आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि ऐसी कोई अ, फीलिंग हुई कि आपको फ़ील हो रहा हो कि आपका राइट है कि आप जाके किसी को उसकी मर्ज़ी हो या ना मर्ज़ी हो, आपको कोई चीज़ चाहिए, या इश्क, नहीं ऐसा कभी आपको हुआ है? नहीं मतलब कुछ लोग मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह ऑब्सेशन किसी से नहीं हुई कि मतलब। लेकिन अगर कोई आपको अच्छा लगता है, वो कह दे कि आप वो आपको पसंद नहीं करता, तो फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसको? मैम, तो मैं उससे बादर नहीं करूँगा और फिर आप नहीं बॉदर करेंगे, राइट? आपको फिर दुःख जी तो मैम। होगा, आपको हो सकता है कई महीने तक दुःख हो, लेकिन हाँ, आप ये तो उस है। पे रिएक्ट नहीं करेंगे, आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन आप किसी को हार्म नहीं करेंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन जो इस बिल्कुल। मर्द ने किया, उमर हयात नाम था इसका, जो इसने जी। किया है, ये किसी और को हार्म कर रहा है, और इसको एम्पैथी नहीं है। ये कोई पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या कोई और चीज़ है कि आपको एम्पैथी नहीं है दूसरे इंसान से, आप उसको मार सकते हैं क्योंकि आपको बुरा फ़ील हो रहा था। ये एक किस्म की, मेरे ख़्याल में, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेंटल इलनेस का एक किस्म का कोई ओसीडी या मेंटल इलनेस किस्म की चीज़ है, जो आप किसी को हार्म कर सकते हैं। इश्क तो सबको होता है, लेकिन इश्क आपका दिल भी तो तोड़ देते हैं लोग। लेकिन ये नहीं कि आप उस पे रिएक्ट करेंगे, दूसरों की राइट्स को वायलेट करेंगे। ये चीज़ एक मेंटल इलनेस लग रही है मुझे। जी मैम। अच्छा, और सब्सटेंशिया सर और गालिब सर का भी इस पर मैं इनपुट लेना जी, चाहूँगा जी। कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? उन सब्सटेंसेस ज़रूर। सर, आप पहल करें सर। यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बात यह है कि ये जो मोमो ने सारी बातें की हैं, बिल्कुल मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ कि सोशल लेवल के ऊपर, सोसाइटल लेवल के ऊपर किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, तो ये एक लंबी बहस है। अगर कहते हैं तो
कर दूंगा, लेकिन आई कैन नॉट गारंटी कि मैं अगले 15-20 मिनट में रैप अप कर सकूं फिर इस डिस्कशन को। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। क्या सर क्या समराइज चाहते कर हैं? दे थोड़ा। देखें यार, बात ये है कि मैं प्योरली बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। इट इज इंटरेस्टिंग कि जो आपके रिपेटिटिव कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, ओसीडी, और जो आपकी रोमांटिक लव है जो शुरू होती है स्टार्टेड बाय इन्फैचुएशन और सम काइंड, उसमें बायोकेमिकली काफी सिमिलैरिटीज हैं इंटरेस्टिंगली। नाउ आई एम पार्टली लाइक ऑन अ लाइटर नोट में बात कर रहा हूं, मगर ये है आपकी सेरोटोनिन डिस्टर्ब होती है, आपकी डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम डिस्टर्ब होता है, वो दोनों सूरतों में होता है। अच्छा, अब कहानी ये है कि आपको जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कमिटमेंट जो अगर महसूस होता है किसी के लिए, अगर कुछ आपको पता है कुछ स्पीशीज पेयर बॉन्डिंग होती हैं, आपको फिर भी वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड कंपैशनेट कमिटमेंट फील हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर दैट्स बीइंग रेसिप्रोकेटेड और नॉट, डिपेंडिंग ऑन योर वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन प्रोफाइल्स। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका बड़े मशहूर एक्सपेरिमेंट है वोल्स, जो प्रेरी वोल्स का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट गालिब ने अपने चैनल पर एक दफा ये शेयर किया था, मुझे याद है कि वोल्स के अंदर कुछ आपकी सब ग्रुप्स और स्पीशीज मिलती हैं जो कि पेयर बॉन्डिंग होती हैं, और कुछ जो हैं वो बड़े प्रोमिस्कुअस होते हैं। यानी पेयर बॉन्डिंग से मुराद ये है कि कुछ वोल्स जो हैं वो बड़े मोनोगमस होते हैं, और कुछ जो है जो आपके प्रोमिस्कुअस का मतलब ये है कि वो पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं। तो उन मेल्स को जब वेसोप्रेसिन एडमिनिस्टर किया गया तो वो मोनोगमी की तरफ उनका रुझान हुआ। अच्छा, फिर बाद में लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये ये ओवररेटेड स्टडी थी, वेसोप्रेसिन का रोल नहीं है इसमें, ये इस वेसोप्रेसिन के रिसेप्टर का रोल है। ऑफ कोर्स दैट डजंट अंडरमाइन द ओरिजिनल स्टडी, लेकिन मैं देखता हूं कि चंद पॉपुलर न्यूज रिपोर्ट्स में ऐसे समझा जाता है कि जैसे यो हो नहीं वो ये गलत साबित हो गया। नहीं, गलत नहीं साबित हुआ। जाहिरी बात है कि किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर, किसी भी चीज का जो इफेक्ट है वो उस चीज की क्वांटिटी और उस चीज के रिसेप्टर दोनों का मिलके फर्क पड़ता है। अगर आपकी बॉडी ने शुगर को मेटाबोलाइज करना है, उसके लिए इंसुलिन भी चाहिए और इंसुलिन के रिसेप्टर भी चाहिए। दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर उनमें खराबी होगी। तो देयरफॉर ये कहना कि जी अगर इंसुलिन रिसेप्टर की खराबी की वजह से आपको इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो रही है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन का रोल खत्म हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंसुलिन अभी भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अकेली इंसुलिन आपके ऊपर नहीं फर्क डालेगी। पॉइंट ये है कि जो आपको इंटेंस कमिटेड पेयर बॉन्डिंग रिलेशनशिप बनता है वो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के इफेक्ट का नतीजा है। उसमें पॉपुलेशन में वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हर चीज में एग्जिस्ट करती है। ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर और वेसोप्रेसिन रिसेप्टर, इनकी कोरस्पॉन्डिंग जीन्स हैं, इनमें पॉपुलेशन में वेरिएशन होती है। इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं कमिटेड रिलेशनशिप में जा पाते, कुछ लोग दरमियान में होते हैं स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये मामला है उसका। दूसरी बात ये कि एक बड़ा इंटेंस कमिटमेंट किसी के लिए महसूस करना, अगर आप उस प्रोफाइल में हैं और वो आगे से दूसरी तरफ से रेसिप्रोकेट नहीं हो रही फॉर नंबर ऑफ रीजंस, उसके कई रीजंस हो सकते हैं। पॉइंट ये है असल में कि आपको ये समझना है कि अगेन इसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो आपको बात घुमा फिरा के सोशल टर्म्स में करनी पड़ेगी, वो भी करनी चाहिए। लेकिन ये कि जी अगर आपको नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, आप समझें कि इसकी भी बायोलॉजिकल रीजन है। मे बी उस दूसरे पर्सन की वो प्रोफाइल ही नहीं है कमिटमेंट वाली, तो और डिफरेंट सब ग्रुप्स डिफरेंट, आपको दूसरी स्पीशीज में जब आप देखते हैं, इवन सेक्सुअल सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव से कह देती हैं कि जी देयर आर सब ग्रुप विद इन द सेम पॉपुलेशन जो कि अट्रैक्ट होते हैं विद अ सर्टेन सब ग्रुप्स। ये कहना कि जी आप एक बिल्कुल किस्म की उस रिजेक्शन के रिस्पॉन्स को इतना सीरियस लेकर अपना भी जिंदगी भी अजाब में डाल लें, दूसरे की जिंदगी भी खत्म कर दें, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि मे बी यू वर नॉट अ गुड मैच फ्रॉम डे वन, इसकी साइंटिफिक रीजन को भी समझ लें, तो मेरे ख्याल से उससे आसानी होगी। इन एनी केस इसमें समझने की जरूरत यही है
कि वो जो इंटेंस कमिटमेंट महसूस करना है वो एक है बायोलॉजिकल, वो स्टार्ट्स विद इन्फैचुएशन। सरप्राइजिंगली ओसीडी के साथ बायोकेमिकल फुटप्रिंट्स थोड़े-थोड़े मिलते-मिलते भी मिलेंगे आपको। इसी वजह से रिपेटिटिव आपको रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है। प्लस ये कि किसी डिफरेंशिएट करना सीखें अपने दूसरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और इंसानों के साथ इंटरेक्शन में। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में परसिस्टेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? कि आप किसी चीज को टारगेट बनाते हैं कि जी उसके लिए आपको गोल आपने बनाया, जिंदगी में कुछ आपने मेहनत करनी है, तो अगर आपको पहली अटेम्प्ट में वो नहीं टारगेट अचीव हो पा रहा, तो आप रीइवैल्यूएट करेंगे और यू विल वर्क हार्डर एंड रादर देन गिविंग अप आफ्टर फर्स्ट फेलियर। तो वो परसिस्टेंस एक डिफरेंट है। इंसानों में और अपनी दूसरी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स में फर्क करना सीखें, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और क्या कहते हैं, बाज दफा बहुत ज्यादा, और जिस तरह अभी गालिब भी बात कर रहे थे कि जी ये सिर्फ मूवीज का नहीं है, ये वैसे भी वो किया जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू कोट एनीबडी, लेकिन मैंने कुछ आपके जो एक्टर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं उनको पर्सनल लाइफ की अकाउंट्स शेयर करते सुना है, जो कि बताते हैं कि जी उन्हें बार बार रिजेक्शन हो रही थी, लेकिन वो परसिस्ट रहे, पता नहीं कितने साल पीछा करते रहे, और उसके बाद अल्टीमेटली उनको कामयाबी होगी। अपनी असल जिंदगी के किस्से सुना रहे होते हैं वो। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक सुपरस्टार है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, और वो बड़ा क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं, हिंदी का ही वर्ड इस्तेमाल करूंगा, बड़े गर्व से ये किस्सा सुनाते हैं। ठीक है जी, तो इट्स नॉट अबाउट द फिल्मी स्टोरी, इट्स अबाउट देयर रियल लाइफ स्टोरीज, जो कि वो पर्सनल इंटरव्यूज में प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। तो इस बात से आगे निकलें, और क्या कहते हैं, फॉलन एंजल ने तो खैर लिख ही दिया, सही जवाब दुरुस्त है आपका। ठीक है, तो खैर ये मेरा पॉइंट था कि जी इस बात से आगे निकले, अपनी लाइफ को भी सीरियस लें और दूसरों की लाइफ को भी सीरियस लें। ठीक है, ये जो इस जी तरह की सर। हरकतें करते हैं, ना वो अपनी लाइफ को सीरियस ले रहे होते हैं, ना दूसरों की लाइफ को सीरियस ले रहे होते हैं। बेसिक लैक ऑफ सर एक एम्पैथी नजर आती है आपको, ये कि दूसरे इंसान को वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और खाली अपने ऑब्सेशंस में फंसे में। तो हर इंसान ऐसा नहीं होता। आई थिंक ये कोई प्रॉब्लम्ड पर्सनैलिटी थी। ये पर्सन का जब ज्यादा हमें पता चलेगा इस उम्र हयात के बारे में, तो शायद हमें पता चले कि क्या पहले से ही इसका कोई प्रॉब्लम था। सर, और ये तो काफी नेचुरल डिसएडवांटेज नहीं होता एक तरह से कि आप ऐसे बीमारी लेके जहन में फिर रहे हो कि ऐसा बेसिकली टाइम बम है कि आपको किसी से भी ऑब्सेशन हो जाए और आप उसके पीछे अपनी जिंदगी गवा दे। सब तो इसी ऐसा वजह नहीं से करते ना। इसी सब वजह से बात करते हैं ना कि एजुकेशन की, एजुकेशन से मुराद स्कूल जाना वाली किताबों वाली एजुकेशन की बात नहीं हो रही। ये वाले जो आपके सिनेरियोज हैं, इनकी डिफरेंट लेवल्स की एक्सप्लेनेशंस बताई जानी चाहिए। मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि यूट्यूब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है कि वो एक, आई डोंट नो कि वो एक कॉमन कोई एक चैनल कर रहा है, लेकिन मेरी फीड में आ जाता है वो, कि फर्ज करें क्वांटम मैकेनिक्स है, फर्ज करें कोई एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, कोई और कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में क्या होता है कि उसको 5 लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे सवाल किया जाता है किसी एक्सपर्ट से कि इसको 5 लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे आप एक्सप्लेन करें। एक वो लेवल कि जो एक 5 साल का बच्चा समझ सकता है, एक वो लेवल जो एक 5वीं जमात का बच्चा समझ सकता है, एक वो जो कि 10वीं जमात का बच्चा समझ सकता है, एक वो जो कि ग्रेजुएट स्कूल में यूनिवर्सिटी में है, या एक वो जो कि एक्सपर्ट लेवल इस एरिया में रिसर्च कर रहा है वो समझ सकता है। तो 5-6 लेवल पे एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन करें थोड़े थोड़े टाइम में और मुख्तलिफ टाइम, ये काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 साल के बच्चे को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दें। आई डू नॉट वांट टू गिव दैट मैसेज, लेकिन अल्टीमेटली यू वांट टू प्रिपेयर दैट पर्सन कि इवेंचुअली वो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी समझ सके। आपके पास ये आसान एक्सप्लेनेशंस भी होनी चाहिए हैं कि इन चीजों में कैसे आपने रिएक्ट करना है। इस बात को समझें, आपके पास देखिए, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक कोई फिलोसोफर था, उसने समराइज किया हुआ इस चीज को, और उसके आपके फेयरनेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, वो तो जो फेयरनेस के एक्सपेरिमेंट्स करने वाला वो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, वो तो फ्रांस डिवाल था, हमने उसको भी जिक्र किया, वो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन एक किसी फिलोसोफर ने बाय एंड लार्ज इस चीज को
फेयरनेस और अनफेयरनेस को समराइज किया हुआ है कि कैसे प्राइमेट्स एटलीस्ट इवॉल्व किए हैं। उसकी कोट है कि इन ऑर्डर टू बी हैप्पी सक्सेस इज नॉट इनफ, अदर्स मस्ट फेल। ठीक है, इन कोट्स, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, इन कोट्स है कि इन ऑर्डर टू बी हैप्पी सक्सेस इज नॉट इनफ, अदर्स मस्ट फेल, कोट क्लोज। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि सिर्फ सक्सेसफुल होना काफी नहीं है, दूसरों का फेलियर भी जरूरी है। ये आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सब्सक्राइबिंग टू दिस आइडिया, बट डीप डाउन इफ यू प्राइमेट साइकोलॉजी के अंदर आपको ये मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बेसलाइन लेवल के मुताबिक होता है। वो जो फ्रांस डवाल के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्कोर करते हैं कि पहले जब दोनों वो जो कैपुचिनो मंकीज थे, वो हमने कई दफा एक्सप्लेन किया हुआ इस एक्सपेरिमेंट को, उनको जब एक ही किस्म का खाने का सोर्स दिया जा रहा है और वो क्यूकम्बर दिया जा रहा है, दोनों मजे से खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब दूसरे को अंगूर दिया गया और उसको क्यूकम्बर दिया गया तो उसने क्यूकम्बर को फौरन रिजेक्ट किया अनइक्वल पे को। इसका मतलब है कि आप रिलेटिव बेसलाइन को इवेलुएट करने के लिए प्राइम्ड अप हैं। अगर आप को यानी उसको अंगूर नहीं मिल रहा तो वो the individual cappuccino monkey was fine not having a grape like for a meal. However, जब दूसरे को मिलना शुरू हुआ और उसको क्यूकम्बर मिला तो उसने क्यूकम्बर रिजेक्ट किया, उसने क्यूकम्बर उसके मुंह पे मारा रिसर्चर के। ठीक है, ये इस नेचर की इस एस्पेक्ट को समझना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उस अनइक्वल चीजों को देखने की वजह से आप कहते कि अब यानी कि मुझे नहीं मिला तो वो दूसरे को भी नहीं अब मिलेगा, ताकि आप अपनी बेसलाइन तो नहीं कहीं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से कि जी मैं तो नहीं कर सका लेकिन आई मेक श्योर कि दूसरा भी ना कुछ कर सके। ये बड़ी खौफनाक एंगल है प्राइमेट्स की नेचर का, इसको भी समझिए। ऑफ कोर्स टुडे आपके पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपका दिमाग रैशनैलिटी की राह में डायरेक्शन में बहुत आगे जा चुका है, आप इस बारे में सोच सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और एवोल्यूशनरी पास्ट के अपने ओल्डर जो प्रिमिटिव पार्ट्स हैं उनकी जो इम्पेरेटिव्स हैं उनको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओवर पावर कर सकता है। ठीक है जी, इसमें कोई वो बात नहीं है। एंड दिस इज नॉट अबाउट free will versus determinism debate. No, the prefrontal cortex is determined to evaluate the imperatives of the older brain. So it's all within the scope of determinism. So let this be clear that I'm not advocating by any stretch of imagination कि free will की बात कर रहा हूँ मैं. No, different parts of the brain, different evolutionary history में different time points पे evolve किए हैं, सारे determined है मगर मुख्तलिफ काम करने के लिए determined है। आपको illusion लगेगी free will की इसमें। जी, फॉलन जी एंजल सर, और लेकिन अगर हम एजुकेट भी कर दें और किसी को अपना प्रॉब्लम का पता भी चल जाए, लेकिन प्रॉब्लम तो वहाँ पे रहती है, तो क्या हम कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसा बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं कि अगर उस बंदे की थोड़ी प्रॉब्लम कम हो, मतलब ऑब्सेशन थोड़ी कम हो उसकी? आई थिंक ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, थेरेपी जो साइकोलॉजिकल थेरेपी है वो भी क्या कहते हैं एग्जिस्ट करती है। और आई एम श्योर कि अगर बहुत ही ऑब्सेसिव और कंपल्सिव है इस तरह का तो उसमें एक अच्छा साइकाइट्रिस्ट आपके साथ आपको कुछ दवाइयां भी रेकमेंड कर सकता है। वो मैं नहीं जिक्र करना चाहूंगा इस वजह से कि वो मेरे ख्याल से कुछ सुनने वाले खुद सेल्फ एडमिनिस्टर ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में दवाइयां बगैर नुस्खे के मिल जाती हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि अगर किसी को कोई मसला है वो एक्चुअली साइकाइट्रिस्ट, लाइसेंस साइकाइट्रिस्ट पे जाए और प्रिस्क्रिप्शन लेकर ड्रग ले। तो मेरे ख्याल से मैं इस वक्त ड्रग मेंशन भी नहीं करना चाहूंगा। जी, जी। और मैं जानती हूँ लोगों को जो अगर ओसीडी की बात हो रही थी तो जो दे आर सी योर साइकियाट्रिस्ट अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको किसी को लाइक करते हैं और बार-बार वो थॉट्स आपको आ रहे हैं, ये कोई नेसेसरीली एबनॉर्मल नहीं है। आपको डिस्टेंस की ज़रूरत है, आप उससे दूर रहें ऐसे इंसान को। अगर ऐसे कोई अनवांटेड आपके थॉट्स आ रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस को पहले रिमूव करने की कोशिश करें, फिर साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट करें, अगर नहीं जाते थॉट्स। लेकिन किसी को हार्म नहीं करें कभी भी। आपका कोई राइट नहीं है किसी को फोर्स करने के लिए।
ये हमेशा बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंसान ऐसे जो करते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, इनमें कोई प्रॉब्लम होता है सीरियस, जिनको बच्चों को ऐसे लोगों को पता चल जाना चाहिए जो उनके पेरेंट्स हैं कि कोई प्रॉब्लम है, उनको ट्रीटमेंट कराएं। जी जी। मैम, और एक और बात है कि अगर ऐसे ऑब्सेस्ड लोगों को वो पार्टनर मिल भी जाए, फिर वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा देर टिक नहीं सकते, क्योंकि जो इल्यूजन में उनका एक पिक्चर बना होता है उस बंदे का, वो रियलिटी में नहीं होता है, तो वो शादियाँ कुछ नाकाम भी हो जाती है इस तरह। बहुत से और अब्यूज भी करते हैं, उनको हर किस्म के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत किस्म के लोग होते हैं, उनको सीरियस सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। और देखिए, कोई भी शख्स अगर मेंटल प्रॉब्लम में है ना, तो उसका शादी पे इफेक्ट पड़ता है, और उसको शादी के अंदर रहते हुए भी इलाज कराना चाहिए। और जिस बंदे को पहले ही मेंटल प्रॉब्लम है ना, उसे शादी करनी ही नहीं चाहिए जब तक वो ठीक नहीं होता। आई थिंक दिस इज द वे। और दूसरी बात यह है कि जब आप शादी कर चुके होते हैं और आप मेंटल प्रॉब्लम्स में हैं, तो भाई फिर आपको ही नहीं, फिर आपके पार्टनर को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। अगर मेडिसिन की ना भी हो तो काउंसलिंग की जरूरत दोनों को होती है, ठीक है। और हम क्योंकि ईस्टर्न कल्चर में इन चीज़ों को हमें तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज का पता ही नहीं है ना, बिल्कुल भी। मगर मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है अगर आप उसको हैंडल नहीं करेंगे, ठीक है। आपको आसपास अपने बहुत से ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि एरेटिक बिहेवियर दिखा रहे होते हैं, जैसे इस बंदे ने दिखाया। नॉर्मली अंडरलाइन कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होता है, ठीक है। और मगर हमारी सोसाइटी में ओवरऑल एक जनरली तरबियत का भी इशू है, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। माँ बाप ने तरबियत कैसी की है, अगर माँ बाप की से मार खा रही है पूरी जिंदगी, तो फिर लड़के तो ऐसी सोच भी रखेंगे ना। और अगर उसमें कोई जरा भी मेंटल प्रॉब्लम है, तो फिर वो बात कहीं की कहीं जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे तो ये आके जी हो जी जिम्मेदारी नहीं लैंडिया, ये सही नहीं है, शर्मीला, ब्याह कर दो जी, ठीक हो जाएगा। मतलब हमारी सोसाइटी में तो हर बात का इलाज शादी है, ठीक है, हर बात का। और अगर शादी के बाद भी मसले नहीं हल हो रहे, तो उन्हें कहते हैं बच्चे पैदा कर लो भाई, ठीक है। और फिर वही अब्यूजिव पेरेंट्स और वही अब्यूजिव रिलेशनशिप बच्चों के साथ भी उनका होता है, जो मियां बीवी का आपस में होता है, ठीक है। और मर्दों की अब्यूज हमारी सोसाइटी में बेशुमार है। ये तो अगर इनकी फैमिली को जो जानता होगा ना, इस लड़के की, वो जानता होगा कि इसके घर में क्या प्रॉब्लम है, इसका दिमाग क्यों खराब था, ठीक है। क्या पता बाप और ही इस हर तरह वक्त के मार रहा हो माँ को घर में, ठीक है। तो फिर और औरत की और इज्जत क्या वो बंदा करेगा जो देख रहा है कि माँ को मार पड़ रही है। और अगर सेग्रीगेटेड सोसाइटी कंप्लीटली इनको इंटरेक्ट करना नहीं आता किसी औरत से, तो हो सकता है उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हो, कि उसको एक इंसान की तरह देखना मुश्किल हो उनके लिए। जब हमारी सोसाइटी से कंप्लीटली खवातीन को पर्दे में रख रहे हैं, किसी कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपकी कोई बहन नहीं है, तो क्या पता क्या अनहेल्दी एटीट्यूड्स हो, और आप एक दूसरे इंसान को एक इंसान नहीं समझ रहे, एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ रहे हैं। इट्स हार्ड टू नो कि क्या प्रॉब्लम था उधर। लेकिन और दूसरी बात है कि इस तरह के जो लोग, अगर उनको कुछ उनका जो मतलब जो उनकी ख्वाहिशात है, अगर ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ मिल भी जाए ना, फिर इनकी एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ जाती है। फिर ये अपने दोस्तों के साथ बैठ के, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो इस तरह के 3-3 4-4 साल लड़कियों के पीछे भागते रहे, और जब उनकी शादियां हो गई, तो अब अपने दोस्तों के साथ बैठ के, हमारे साथ खुद बैठ के वो ये बातें करते हैं कि यार तो मैं पागल हो गया सा, मेरा दिमाग खराब हो गया सी, अच्छा होता कि मैं तो ना ही करता, मैंने गलती कर दी। फिर वो उस बात को अफसोस कर रहे होते हैं, और उनकी लड़ाइयाँ झगड़े और उनके घरों का माहौल जो है टॉक्सिक माहौल रहता बस। और और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप किसी शख्स को रियली जानते हो ना, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं ना, जब आप रियली किसी को जानते हैं, तो फिर ऑब्सेशन नहीं होता, फिर वो एक ह्यूमन लेवल का कांटेक्ट बन जाता है। और ऑब्सेशन उसी का होता है जो कि दूर से होता है। इस बंदे का ऑब्सेशन इसीलिए था कि ये दूर से था। जो करीब से किसी को जानता होता है ना, उसके बाद रिलेशनशिप में जाता है, वहां पे ऑब्सेशन नहीं होता जिस तरह का ये वाला ऑब्सेशन था कि हाँ जी तुम्हें मार देंगे तो फलां हो जाएगा, ढमका हो जाएगा। क्योंकि आप ह्यूमन लेवल पे दूसरे शख्स को जानते हैं, वो सोचता कैसे है, ठीक है। और ऐसे लोगों से रिलेशनशिप भी एक डिजास्टर और एक बहुत बड़ा गलत चीज होती है, क्योंकि ऐसे बंदे के साथ आप गुजारा नहीं कर सकते जो आपको इतना कंट्रोल कर रहा है कि भाई
उसके साथ बात नहीं हुई तो उसने क्या कर दिया कि मैं उन्हें मार दूंगा, ठीक है। तो ये कचरा लोग होते हैं असल में। और ये लव, इसलिए मैं कही थी इसको इश्क ना कहें, ये लव कैसे हुआ कि जब आप एक वो दूसरे लव को नहीं है। जानते नहीं, दैट्स नॉट लव, दैट्स जस्ट एन ऑब्सेशन और इन्फैचुएशन या लिमरेंस जिसको कहते हैं। ये कोई रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, इट्स नॉट अ बेसिस फॉर इमोशनली हेल्दी और इस रिलेशनशिप। ऐसे बंदों के लिए तो बड़ा आसान सा लफ्ज है जो यूज किया जाता है, क्रीप इनको कहा जाता है, ठीक है। मतलब इंसान। कि ऐसे ही चिमट रहे हैं लोगों के साथ। और जी, दूसरी जी। बात है, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप उसकी हम्म रिस्पेक्ट करते हैं, उसके जज्बात की भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी सोच की भी रिस्पेक्ट करते हैं।